हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग रीट 2021 का जो पेपर हुआ था उसको डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं किस प्रकार से पेपर आया था, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बने रहें लास्ट तक क्लास में। सबसे पहला हमारा जो पार्ट है, जैसा कि आप जानते हैं 5 सब्जेक्ट इसमें आते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पोर्शन है वो है हमारा बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत, मतलब जो अल्बर्ट बंडूरा थे उन्होंने अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया था, उसका क्या नाम था। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, कोग्निटिव थ्योरी, इंसाइट लर्निंग, सोशल लर्निंग थ्योरी। तो सीधी सी हम आंसर पर बात करते हैं, टू द पॉइंट हो। अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत की व्यक्ति जो है वो समाज के द्वारा किस प्रकार से सीखता है। फिर इन्होंने एक सीक्वेंस भी दिया था, अटेंशन, रिटेंशन, ठीक है, मोटिवेशन। इस प्रकार से अल्बर्ट बंडूरा जो थे वो अमेरिकन कनाडियन थे, अमेरिका और कनाडा के रहने वाले थे। इसीलिए जो हमारा पहला का हो जाएगा, पहले का डी वाला आंसर हो जाएगा। और जो अंतर्दृष्टि का अधिगम का सिद्धांत एक कोहलर ने दिया था, ठीक है, कोहलर ने, गेस्टलवादियों ने दिया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे वगैरह और लेव वाइगोट्स्की इन लोगों ने दिया था। और शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो हमारा दिया था बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया था। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर सब लिखा गया है कि किसने कौन सा सिद्धांत दिया है, अल्बर्ट बंडूरा। तो इसको आप बाद में पढ़ सकते। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, रेमंड कैटल द्वारा कितने व्यक्तित्व प्रकार कारक प्रस्तावित किए गए। जो रेमंड कैटल थे, जिनको हम सीधे कैटल के नाम से भी जानते हैं, कि इन्होंने जो व्यक्तित्व संबंधित सिद्धांत दिया, तो इन्होंने व्यक्तित्व के जो व्यक्ति के जो गुण बताए हैं वो कितने बताए हैं, वो 16 बताए हैं। तो इसका हमारा सीधा सा आंसर हो जाएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है दूसरे का, सी 16। देखिए यहाँ पर सब कुछ लिखा, आप पढ़ भी सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है। परीक्षा तिथि थी 26/9/2021 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है। नहीं वाले को सर्किल करना। अब्राहम मैस्लो जो थे वो अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने व्यक्ति की मांग का सिद्धांत दिया था, ठीक है, जिसको हम नीड हायरार्की थ्योरी कहते हैं। इसको हम लोगों ने पढ़ा था। इस प्रकार से इन्हें मांगे बताई थी कि व्यक्ति की मांगे सबसे पहले शारीरिक मांगे होती हैं, तो फिर प्रेम है, विवाह है, मतलब वगैरह, सिक्योरिटी है। इस प्रकार की इन्होंने सीक्वेंस बताया था। और सबसे ऊपर बताया था आत्म सिद्धिकरण। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 और 5 चरण इन्होंने पूरे सिद्धांत में बताए हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सा नहीं है इसमें शामिल, इसमें कौन सा शामिल नहीं है। तो अभी हम केवल आंसर पर बात करेंगे। फिजिकल नीड्स इन्होंने 5 बताई, व्यक्ति की 5 मूलभूत नीड बताई हैं, भूख, प्यास, निद्रा, मूत्र त्याग और काम, ये है। इंडिविजुअल कलेक्टिविज्म नहीं है। लव एंड बिलोंगिंगनेस तीसरे नंबर की है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन 5वें नंबर की मांग है। तो पहले ए सी डी ए सभी है, बी वाला नहीं है। जो नहीं है वही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो तीसरे का हमारा बी सही है। देखिए इन्होंने बताई हैं इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। चौथा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति में एक समय पर 2 विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। जैसे आप किसी भी चीज़ को लेकर सोच रहे हैं कि जो मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ, क्या ये सही है। इधर मान लीजिए राइट है, इधर मतलब रॉन्ग है। आप यहाँ पर खड़े हैं और आपके दिमाग में दोनों चीज़ें चल रही हैं कि मैं करने तो जा रहा हूँ, जो सही होगा कि गलत होगा, क्या करें कि ना करें, इच्छाएं आ रही हैं। तब इसको कहते हैं कन्फ्लिक्ट। क्या कहते हैं, कन्फ्लिक्ट कहते हैं। इसको द्वंद्व कहते हैं, द्वंद्ववाद। द्वंद्व का मतलब 2। तो 4 का हमारा ए वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5,
5 नंबर पर हमारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है। तो इस अनुसंधान जो स्टीफन कोरे थे, इन्होंने रिसर्च जो क्रियात्मक अनुसंधान वगैरह होता है उससे संबंधित इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, अपनी जो है थ्योरी को दी थी, रिसर्च दी थी। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बेसिक रिसर्च की भी बात की है, बिहेवियरल रिसर्च की भी बात की है, साइंटिफिक रिसर्च की भी बात की है, लेकिन इन्होंने इसमें कभी भी एक्शन रिसर्च जो डी वाला है, क्रियात्मक अनुसंधान, ये इसके द्वारा नहीं दिया गया है। नहीं है, कोरे से संबंधित है। अच्छा, कोरे संबंधित है, नहीं वाला नहीं है, तो इसमें इन्होंने कौन सा दिया था, इसमें इन्होंने दिया था एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान इन्होंने दिया था। कितने? स्टीफन कोरे ने। चलिए आगे चलते हैं। देखिए स्टीफन कोरे ने क्वेश्चन नंबर नहीं वाला आपको बिल्कुल ध्यान से देख लेना है कि क्वेश्चन में नहीं तो नहीं पूछा गया, नहीं तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बहुत मस्त है। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए किया जाता है? उपचार किन बच्चों के लिए किया जाएगा? रेमेडियल टीचिंग यूज्ड फॉर विच काइंड ऑफ चिल्ड्रन? फास्ट लर्नर, तेज़ी से सीखने वाले बच्चों के लिए नहीं, धीमे से सीखने वालों के लिए, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए नहीं करेंगे रिमेडियल टीचिंग, रचनात्मक रूप से सीखने वाले बच्चों के लिए भी नहीं करेंगे। तो किसके लिए करेंगे? उपचारात्मक शिक्षण हम करेंगे स्लो लर्नर्स के लिए, जो बच्चे धीमी गति से सीखते, इसलिए 6 का हमारा बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। देखिए हमको ये जानना, एक्सप्लेनेशन जानने इसकी बहुत जरूरी कि कौन सा सही है, तो क्यों सही है, उसके पीछे रीजन क्या है। केवल सही गलत आंसर ही सब कुछ नहीं है। शिक्षण की खेल कूद विधि की सिद्धांत पर आधारित है। जो प्लेवे मेथड है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? शिक्षण की विधियों के सिद्धांत, वृद्धि और विकास के सिद्धांत, शिक्षण का समाज शास्त्रीय सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम। तो शिक्षण की जो खेल कूद विधि जो है वो सीधे सीधे आधारित है बच्चों की वृद्धि और विकास के सिद्धांत पर, कि किस प्रकार से बच्चों को जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो किस प्रकार से उनको खेल को सीखना चाहिए, खेलना चाहिए, जिससे उनका जो फिजिकल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट सभी प्रकार का ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो सके, जिसको हम कहते हैं सर्वांगीण विकास। तो 7 का हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा है। एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? मतलब जो एनसीएफ जो बनी थी 2005 में, इसके जो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। और लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के, यही बात इसमें कही गई थी, ये रिपोर्ट दी थी यशपाल समिति ने, इसी पर आधारित हो गई बाद में एनसीएफ 2005। तो 8 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। देखिए बिल्कुल क्वेश्चन सीधे सीधे हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ा देंगे आपके लिए, ठीक है, चिंता मत करें सभी लोग। कि आरटीई 2009, आरटीई अधिनियम 2009 किस आयु वर्ग के समूह के बालकों के लिए बनाया गया? तो इसको आपको सामान्य बालक की बात की जाएगी 6 से 14 के लिए। अगर इसमें विकलांग विशेष बच्चों की बात करते तो 6 से हो जाता 18 वर्ष तक के बच्चे, लेकिन सामान्य बच्चे पूछा इसलिए 6 से 14 आपको याद रहना चाहिए। बिल्कुल चिंता ना करें। एनईपी देखिए नई चीज़ आ गई है, इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। एनईपी है, आरटीई, इनको सभी को डिटेल में मैं आपको पढ़ाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? अब देखिए ये फिर अब्राहम मैस्लो का जो क्वेश्चन नंबर दूसरा था, ऐसे ऐसे मांगे वाला फिर ये आ गया कि कौन सा शरीर से संबंधित मांग नहीं है। इन्होंने 4-5 मांगे बताई हैं शरीर की: भूख, प्यास, निद्रा, मलमूत्र त्याग, ठीक है। और 5वीं इन्होंने कौन सी मांग बताई है? हमारी काम, सेक्स। काम का मतलब सेक्स रहेगा, ठीक है, डिजायर टू इंटरकोर्स। तो कौन सा नहीं है? तो भाई अचीवमेंट है, ये हमारे शरीर की मांग नहीं है, ये सोशल हमारी है, ठीक है। तो 10वें का ए। क्वेश्चन नंबर 11,
शिक्षण निगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? द फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ टीचिंग लर्निंग डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है? टीचिंग स्टाइल, कोर्स कंटेंट, लैंग्वेज मतलब भाषा, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस सामाजिक आर्थिक स्तर। तो सामाजिक आर्थिक स्तर पर किसी का सीखने का जो है वो आधार नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? मनोवैज्ञानिक आधार की बात की गई तो वो हमारा हो जाएगा सीधे टीचिंग स्टाइल, अध्यापन शैली। क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पर 12, देखिए जे भी आरटी से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये तो हमको पढ़नी ही है। आरटी अधिनियम क्वेश्चन नंबर 12 है। आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं PTR, पपिल टीचर रेशियो, तो प्राइमरी के लिए है 130। कितना है? 130, एक टीचर रहेगा 30 बच्चों पर। अगर जूनियर के लिए पूछा जाता लेवल सेकेंड के लिए तब हो जाता 135। तो इसका जो हमारा आंसर होगा 12 का डी वाला सही हो जाएगा, 130। इजी है पेपर। क्वेश्चन नंबर हमारा 30, मध्य अवधि परीक्षा एक उदाहरण है। जो मिड टर्म होते हैं जिनको हम हाफरली एग्जाम कहते हैं, वो किसका उदाहरण है? वो सीधे रचनात्मक मूल्यांकन का तो बिल्कुल नहीं है। मानदंड संदर्भित NRA इसका भी नहीं, तो सीधे वो किसका? समेटिव असेसमेंट। इससे आपका ओवरऑल रिजल्ट तैयार किया जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही। इसे 13 का सी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 में हमको पहचानना है, निम्न में से कौन सा रोग वंशानुगत है? वंश के द्वारा हेरिडेटरी रोग, जो एक व्यक्ति से मतलब एक माता पिता से बच्चों में जो वंशानुगत होता है, वो कौन सा रोग है? ADHD, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर नहीं। पार्किंसन ये भी नहीं होता है, ठीक है। और एड्स तो हम जानते हैं कि ये जन्मजात रोग नहीं है, अर्थात ये हेरिडिटरी रोग नहीं। तो कौन सा हमारा? फेनिल कीटोन्यूरिया। तो ये आपको ध्यान रखता है। तो इस प्रकार से आपको वंशानुगत और नॉन वंशानुगत जो हमारे रोग हैं उनको आपको याद रखना है सभी को, जो भी मेन है। क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाएगा यहाँ पर, केवल 30 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग जो परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस का जो है परफॉर्मेंस टेस्ट कौन सा है? तो भाटिया परीक्षण, रोसा परीक्षण, WAIS परीक्षण और रेवन का SPM। तो इसमें देखिए जो बुद्धि परीक्षण है वो किसने दिया था? भाटिया ने दिया था। तो 15 का सीधे हमारा पहला वाला हो जाएगा भाटिया बैटरी। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 16 में कहते हैं मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, मतलब कोई भी दो व्यक्ति संसार में बराबर नहीं हो सकते हैं, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का एक क्रम सा रहता है। यह कथन विकास के सिद्धांत की ओर आगे बढ़ता है, ठीक है। मतलब दो बच्चे समान नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन ये किस सिद्धांत को दर्शाता है? जैसे चाहे जो भारत में जन्म लेने वाला बच्चा हो या अमेरिका में जन्म लेने वाला बच्चा, सबसे पहले बच्चा होगा, फिर किशोर होगा, फिर जवान होगा, ठीक है, फिर बूढ़ा होगा। कभी तुमने ऐसा देखा कि अमेरिका में होने वाला बच्चा पहले बूढ़ा हो, फिर जवान हो, फिर बालक हो? ठीक है, नहीं। तो सभी का नियम समान रहता है, ठीक है। विकास की दर अलग अलग हो सकती है। कोई बच्चा जो है 9 महीने में ही चलने लगता है, कोई बच्चा 12 महीने में चलता है। तो ये तो विकास की गति का सिद्धांत है, लेकिन उनका क्रम समान रहेगा। तो इसे ही हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। तो 16 का हमारा सी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17,
अब ये जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपको अगर जीन पियाजे की चारों अवस्थाएं याद हैं तब आप आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। इस जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और 4 अवस्थाएं दी हैं जिनको हम SPCF करके याद रख सकते हैं। तो पूछे रहे जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास की अंतिम सबसे लास्ट वाली अवस्था कौन थी जिसमें बच्चे का सबसे ज़्यादा मानसिक विकास होता है, वो है यफ फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज होती है 11 वर्ष से 15 या 18 वर्ष तक या किशोरावस्था तक। तो हमारा 17 का हो जाएगा बी। सेंसरी मोटर पहली है और पोस्ट ऑपरेशनल ये हमारी प्री ऑपरेशनल होता है, ठीक है, पास्ट नहीं होता, तो ये गलत है। सी कंक्रीट ऑपरेशन ये तीसरे नंबर की, दूसरी वाली इसमें है ही नहीं। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो 17 का बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 18, अनुवांशिकी की जनक बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इससे भी कोई ये हो सकता है। द फादर ऑफ जेनेटिक्स सर गेगर जान मेंडल। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये तीसरा क्वेश्चन आ गया है, अभी आपको बताएंगे। हु प्रोपाउंडेड द साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। जो पर्सनालिटी वाला ऊपर हमने लोगों ने कैटल से रिलेटेड क्वेश्चन देखा था, फिर पर्सनालिटी से रिलेटेड पूछ लिया। मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने, इन्होंने तो मांग का सिद्धांत दिया। केरल रोजर्स नहीं, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का बी, सिगमंड फ्राइड। क्वेश्चन नंबर 20, अब देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इसमें गणित करना है। एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। जो बुद्धि लब्धि लिखाने मतलब IQ, तो IQ का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। IQ बराबर MA/CA × 100। अब MA का मेंटल एज, मानसिक आयु कितनी है बच्चे की? मानसिक आयु 12 वर्ष है तो 12 ऊपर रखो। CA क्रोनोलॉजिकल एज या वास्तविक एज कितनी है? 10 वर्ष, 10 नीचे रखो, गुणा कर दो 100 से, 0 से 0 काट दो, तो 12 × 10 बराबर 120। बच्चे की IQ 120 आ गई निकल के। ठीक है, ये इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर है दिया हुआ। बुद्धि लब्धि का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? वो विलियम स्टर्न ने दिया था। इस प्रकार से आप इस सूत्र को याद रख सकते हैं। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे दैहिक आयु गुणा 100। क्वेश्चन नंबर 21, है व्यक्तिगत विभिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? जैविक कारक नहीं है, व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाला नहीं है। देखते हैं, हेरिडिबिलिटी अनुवांशिकता बिल्कुल है। इन्हें टेम्परामेंट जन्मजात स्वभाव ये भी है। अभिभावक बालक संबंध, फिजिकल हेल्थ शारीरिक स्वास्थ्य ये भी है, लेकिन अभिभावक और बालक संबंध ये हमारे जो है जैविक नहीं है। तब 21 का हमारा सी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, ये देखिए रोग हैं। डाउन संलक्षण का कारण है। द काजेज ऑफ डाउन सिंड्रोम, इस डाउन सिंड्रोम का कौन सा गुणसूत्र में कमी के कारण होता है? तो ये हमारा होता है 21वें गुणसूत्र का जब गलत प्रकार से कम्बिनेशन हो जाता है, ज्वाइंट हो जाता है, तब जो है व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम रोग हो जाता है और ये एक आनुवंशिक बीमारी है। तो 22 का हमारा बी वाला हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, विश्वसनीयता की अवधारणा से आशा है। देखिए टेस्ट में देखो, एक होती है वैधता होती है, एक वस्तुनिष्ठता होती है। तो वस्तुनिष्ठता क्या होती है, विश्वसनीयता क्या होती है, वैधता क्या होती है? तो विश्वसनीयता का मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलायबिलिटी रिफर्स टू, निर्देशों की वस्तुनिष्ठता, मापन का उद्देश्य, प्राप्तांकों की बारंबारता, गणना की समरूपता। तब विश्वसनीयता की अवधारणा से
का मतलब है कि कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर की। अगर एक प्रकार के टेस्ट में आपके अगर 80% आए हैं, तो उसी प्रकार के टेस्ट को अगर दोबारा लिया जाए उसी प्रकार से सेम परिस्थितियों में, तब भी आपका स्कोर 80% या नियर अबाउट 79 या 81 ही रहना चाहिए। इसे कहते हैं विश्वसनीयता। तो इसको 23 का हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है? इसमें से कौन सा हमारा नहीं है? तो इसमें देखिए, एक होती प्रोजेक्टिव टेस्ट, एक होते नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट। तो प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है, टैट है, ठीक है, SCT जे भी है, ड्रानेमैन जे भी है, तो MMPI, तो ये हमारा जो है वो एक प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है। तो 24 का हमारा डी वाला सही हो जाएगा। देखते हैं 24 का डी ही होगा। हाँ, बिल्कुल डी ही सही है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? इससे हर बार क्वेश्चन पूछा था, आप किसी भी एग्जाम में दें तो बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। इसमें इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है NCERT के अनुसार, कि व्यक्ति में जो बुद्धि होती है वो एक कारक ना होकर बहुकारक होती है, इसलिए इसे बहुकारक का सिद्धांत भी कहते हैं। 1983 में इनकी बुक का नाम है द एबिलिटी ऑफ मैन, हार्वर्ड गार्डनर। तो 25 का हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, फिर NCF से क्वेश्चन आ गए। NCF RTE, ये तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, करनी ही करनी है सभी। क्वेश्चन नंबर 26, NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का उद्देश्य, गणित क्यों पढ़ाया जाता है बच्चों को, इसका मतलब क्या है? तो बहुत बार मैंने आपको ये बताया है, मैथमेटाइजेशन थिंकिंग ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के मस्तिष्क का गणितीकरण करने के लिए। बच्चे कोई भी चीज़ देखें सोचें तो उसको गणित लगाए, उसको गणित के हिसाब से देखें, तो इसके लिए बच्चों को गणित पढ़ाया जाता है। तो 26 का हमारा सीधा से आंसर सी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, पारितोषिक दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। लर्निंग, तो रिवार्ड एंड पनिशमेंट की बात किसने की है? रिवार्ड को कहते हैं सकारात्मक पुनर्बलन, पनिशमेंट को जिन्होंने पुनर्बलन की बात की है वो कौन है? स्किनर है, BF स्किनर ने दिया है। सोशल लर्निंग तो अल्बर्ट बंडूरा ने दी है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत BF स्किनर ने दिया है। इन्होंने 2 प्रकार का पुनर्बलन भी बताया। क्लासिकल कंडीशन किसने दी है? ठीक है, और कॉग्निटिव थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की वगैरह ने दिया है। और क्लासिकल कंडीशनिंग का हमारा जो सिद्धांत स्किनर और स्लिप कर गया। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी थी? BF स्किनर। ये तो हमारा जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो 27 का बी हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान आएगा तभी बताएंगे, अभी हमारे माइंड से स्लिप कर गया। 27 का बी है इसका आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? अब जो बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो उसके लिए कौन सी चीज़ सीखने में से रिलेटेड डायरेक्ट नहीं है? पूर्व अनुभव, प्रतिबिंबन, कल्पना, तर्क। देखिए सभी बच्चा ये काम करेगा, तर्क भी करने लगा धीरे धीरे, कल्पना भी आ जाएगी, प्रतिबिंबन, लेकिन पास्ट अनुभव, पूर्व के अनुभव उसके पास बहुत ज़्यादा नहीं होते क्योंकि बच्चा अभी छोटा ही है। इसलिए तो जो हमारे बच्चे का जो है कौन सा संबंधित नहीं है, वो है हमारा पास्ट एक्सपीरियंस, पूर्व अनुभव। तो 28 का ए। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं, किसी विशेष कार्यक्रम में प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को प्रकल्पित किया जाता है? किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभाव, जैसे आपने रीट का एग्जाम दिया,
रीट में कितने नंबर आए, आपने किस प्रकार से पढ़ाई की, तो इस प्रकार के परीक्षणों को हम क्या कहते हैं? अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यवसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? विषमलिंगी आकर्षण होता है, क्या बने, डॉक्टर करें या इंजीनियरिंग करें, या किस साइड में जाएं, कॉमर्स लें, मैथ लें या बायोलॉजी लें, तो वो किस वाली स्टेज में होता है? वो हमारा होता है सबसे लास्ट के विकास की जो जीन पियाजे ने दी है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज अर्थात किशोरा अवस्था। तो देखिए कौन सा होगा? ओल्ड एज, ओल्ड एज में थोड़ी ना होगा, तो इसका सीधा सा आंसर किशोरावस्था। और जो एडोलसेंस बुक है, एक किताब का भी नाम है जिसको स्टेनले हॉल ने लिखा है, जिन्होंने कहा है कि जो किशोरावस्था है वो संघर्ष व तूफान की अवस्था होती है। इस किसने बात कही है? स्टेनली हॉल ने ये बात कही है। इनकी बुक का नाम है किशोरावस्था या एडोलसेंस। चलिए क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इसमें केवल हमने चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी वाला पोर्शन किया और नेक्स्ट क्लास में हम और वाला पोर्शन करेंगे। अदर जो जूनियर लेवल का होगा वो हम पेपर करेंगे। थैंक यू सो मच। सभी लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दें, ठीक है। और जो भी हो पॉजिटिव या एक निगेटिव, जिस प्रकार से आपको एक हमारा जो समालोचनात्मक चिंतन प्रकार से आपको एक हमारे लिए अच्छी सी कमेंट करनी है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।